प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ तृतीय की इस इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन उसी टॉपिक पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारत में समाचार पत्रों का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाए गए या उसको रेगुलेट करने का प्रयत्न किया। पिछले अध्याय में अपन ने समाचार पत्रों के प्रारंभिक विकास और सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन और सेंसरशिप करने के तौर तरीके और नियमों के बारे में पढ़ा। इस क्लास में हम इसको आगे ले जाते धीरे धीरे इतने सारे रेगुलेट हुआ प्रेस, तो बहुत सारे अधिक मात्रा में समाचार पत्र निकलने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे, वो पढ़े लिखे लोग अपने विचारों को वो बाह्य साहित्य से या बाह्य शिक्षा से प्रेरित हुए और उन्होंने माना कि बहुत सारी लोगों में बहुत सारी समस्याओं के निराकरण में समाचार पत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और ये न केवल भारत बल्कि जो यूरोपियन क्षेत्रों में क्रांतियाँ हुई हो, मूवमेंट हुए हो, ये सबके पीछे समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये जहाँ तक प्रारंभिक उद्देश्य सूचनाओं को संप्रेषण करने का माध्यम था या रोचकता बढ़ाने का माध्यम था, अब जो है समाचार पत्रों का जो उद्देश्य है, उद्देश्य में सूचनाएं संकलित करना, प्रेषित करने के साथ साथ में अपने विचारों को भी प्रेषित करना, उस समय की समस्याओं का एनालिसिस करना और एनालिसिस करने के माध्यम के बाद लोगों तक पहुंचाना। और सबसे बड़ी बात है कि अब जाकर बहुत अधिक मात्रा में जो देसी भाषाएं थी, भारतीय भाषाएं, उसमें समाचार पत्रों का संपादन होने लगा, बहुत अधिक मात्रा में होने लगा और उसके माध्यम से तीव्र गति से ये फैलने लगे अपने विचार। तो ऐसी स्थिति में जब लॉर्ड लिटन आया और वो प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल रहा है और उसी समय राष्ट्रवाद की भावना भारत में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी थी। 1857 की क्रांति हो चुकी थी। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार जो शासन व्यवस्था है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गई थी। ऐसी स्थिति में वायसराय के शासन आधिपत्य में जो कुल मिलाकर वो पुनः इस प्रकार की कोई विद्रोह नहीं हो, कोई संग्राम नहीं हो, तो भारतीय जनमानस के जो विचारों को रोकना चाह रहे थे, उसके लिए उसने सबसे पहला काम ये किया कि किसी न किसी प्रकार से ये जो देसी समाचार पत्र है, इन समाचार पत्रों को क्या किया जाए, इन पे रोक लगाई जाए या फिर इनको रेगुलेट किया जाए, सरकारी माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में नियंत्रित की जाए। इसके लिए 1878 में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1870 एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत जिला कलेक्टर्स को ये याद रखना है, कोई अधिकार दे दिया कि वो किसी से भी समाचार पत्र से बॉन्ड भरवा सकता था और अगर कोई बॉन्ड नहीं भरता था तो उसकी क्या है, प्रेस को वो जब्त कर सकता था, जमानत देने के लिए भी बाध्य कर सकता था और ये निर्णय उसका अंतिम होगा, यानी दंड नायक के निर्णय को कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। दूसरा, ये सारे के सारे जो नियम थे कंट्रोलिंग के, वो सिर्फ और सिर्फ देसी भाषाओं के लिए थे, अंग्रेजी भाषाओं के लिए नहीं थे। तो ये एक प्रकार से बहुत ही दमनकारी कानून था भारतीय समाचार पत्रों और विशेष रूप से देसी भाषा के माध्यम से जो समाचार पत्र निकल रहे थे उनके विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए। और सबसे बड़ी बात थी, जो लोग थे या संपादक थे या विचारक थे, उनके विचारों को संप्रेषण करने में भी ये बाधक था। तो इसको एक गैंगिंग एक्ट का भी नाम दिया जाए। क्यों? क्योंकि देसी व अंग्रेजी भाषाओं में एक मतभेद कर रहा था, दूसरा अपील का कहीं अधिकार नहीं हो रहा। इसके बारे में सर एडर्सन पेरी ने राज्य सचिव को स्पष्ट रूप से लिखा कि कोई भी साम्राज्यवादी विधान निर्माता प्रेस पर नियंत्रण के लिए इससे अधिक कठोर शस्त्र नहीं बना सकता था। वास्तव में ये अधिनियम भारत की प्रेस के लिए बहुत ही घातक था। लेकिन 1880 के बाद जब ग्लॉडस्टाइन की सरकार आई और लॉर्ड विपन वायसराय आए तो इस दमनपूर्ण कानून को रद्द कर दिया गया। फिर 1908 में समाचार पत्र अधिनियम, यानी अपराधों को भड़काने वाला अधिनियम है, वो पारित किया गया, जिसमें ये स्पष्ट था कि जो समाचार पत्र आपत्तिजनक सामग्री मिले जिससे लोगों में हिंसा या हत्या की प्रेरणा मिले
प्रकाशित करेगा उसकी संपत्ति अथवा मुद्रणालय को जब्त कर दिया गया। जब क्रांतिकारी मूवमेंट बढ़ने लगे और क्रांतिकारियों के जो मूवमेंट बढ़े और उसके माध्यम से बहुत से जो गवर्निंग सेक्टर के लोग थे, बोले अंग्रेजों भारतीय, उनकी हत्या कर दी गई। तो समाचार पत्रों में अगर इस प्रकार के जो विचार है या इस प्रकार के कृत्यों को सराहा गया तो लोगों में ये भावना बढ़ने लगी, स्वतंत्रता और क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ मूवमेंट होने लगे। तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट सरकार के माध्यम से पारित किया गया था। समाचार पत्र के मुद्रण को, प्रकाशों को जब्त करने और 15 दिन के भीतर में, सिर्फ वो 15 दिन के भीतर में हाईकोर्ट में अपील कर सकता था। इसके माध्यम से बहुत सारे समाचार पत्रों को बंद करना पड़ा। 1910 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, द इंडियन प्रेस एक्ट 1910, ये पारित किया गया। स्थानीय सरकार किसी भी मुद्रणालय के स्वामी समाचार पत्र के जमानत मांग सकता था और इसको रद्द भी कर सकता था। कम से कम 1000 से लेकर 10,000 की समाचार पत्र थी। किसी प्रकार से जो 1908 की धारा थी, उस धारा जैसे भड़काने वाली धारा, उसको नहीं कर सकता था समाचार पत्र। समाचार पत्र को बिना मूल्य वाली 2 प्रतियां समाचार पत्रों को सरकार को जमा करानी पड़ती थी। पीड़ित पक्ष को के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए जहां वो अपनी जो है अपील दायर कर सकते थे। लेकिन 1921 में तेज बहादुर सप्रू, जो प्रथम भारतीय विधि सदस्य की अध्यक्षता में जब ये सरकारें बनी, तो उन्होंने समाचार पत्रों पर एक नियुक्ति समाचार के 1910 और 1908 के कानूनों को रद्द कर दिया गया। 1931 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम संकटकालीन शक्ति है। तो जो 20 का दशक है, और 20 के दशक में महात्मा गांधी का प्रवेश होना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और बहुत सारे जो मूवमेंट थे, आंदोलन एक के बाद एक, भारत अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर 1920 का जो आंदोलन था वो प्रारंभ हुआ। उसके अलावा छोटे मोटे आंदोलन, साइमन गो बैक के नारे लगे, ये सारे जो आंदोलन हुए उससे लोग बहुत अधिक मात्रा में आंदोलन की तरफ बढ़ रहे थे और उसका माध्यम था इन आंदोलनकारियों या क्रांतिकारियों के माध्यम से, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना। तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा हिंसा या हत्या को प्रोत्साहित, क्योंकि 1927 में भगत सिंह द्वारा जो बम फेंके गए थे और साइंटिस्ट की हत्या की गई थी, तो उसको भी रोकना था। उसके पीछे ये था कि अगर समाचार पत्र में भाषा, शब्दों या आकृति के माध्यम से भी किसी प्रकार से हत्या का संदेह होता है तो उसको दंड देने का अधिकार है। इसके माध्यम से प्रेस पर दंड किया जा सकता था। प्रांतीय सरकार को जमानतें जब्त और घोषणा पत्र रद्द और मुद्रणालय को जब्त करने का अधिकार भी दे दिया गया। डाक द्वारा अनाधिकृत समाचार पत्र, जो समाचार पत्र थे जो बाउंड कर दिए गए, उनको डाक के माध्यम से भेजने पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ साथ विदेश संबंध अधिनियम स्वीकार किया गया 32 में, जो ब्रिटिश सरकार व मित्र विदेशी राष्ट्रों के संबंधों में हस्तक्षेप करना दंडित करता था। कोई भी समाचार पत्र इस प्रकार से संबंधों की व्याख्या करता था तो उसको दंडित किया जा सकता था। तो ये समाचार पत्रों को जो विकास था उसमें सरकार के द्वारा किस प्रकार से रेगुलेट किया गया, प्रतिबंध लगाए गए और समाचार पत्रों का विकास भी क्या किस प्रकार से हुआ था, उसके लिए सबसे बड़ी घटना थी 1948 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का निर्माण होना। और उसमें भारत के से समाचार देने उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। सारा का सारा उत्तरदायित्व किसका था? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का था। और उसके लिए गंगानाथ झा के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, समाचार पत्र कानून जांच समिति बनी, और उसने जब रिपोर्ट की तो रिपोर्ट में बहुत सारे जो ब्रिटिश काल में जो कानून बने थे भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंध करने के लिए, तो उन कानूनों को या उनकी धाराओं को हटा दिया गया था, दंड संहिता से हटा दिया गया। 1931 का समाचार पत्र रद्द अधिनियम रद्द कर दिया गया था। और फिर 1951 का समाचार पत्र अधिनियम स्वतंत्र भारत में आया, जिसमें यह था कि सरकार को समाचार पत्र मुद्रणालय से आपत्तिजनक विषय प्रकाशित करने पर जमानत या रेगुलेट करने का, कोई भी इस प्रकार से कोई सामग्री समाचार पत्र नहीं छाप सकते या प्रेषित नहीं कर सकते जो सरकार के बिल्कुल खिलाफ हो। इसके साथ साथ जब्त करने, समाचार पत्रों को जब्त करने का भी इसमें नियम था।
समाचार पत्र आयोग 1952 में स्थापित हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। एक कमीशन बैठा दिया गया और जो प्रेस इंडिया था उसको क्या कर दिया गया था, इसके माध्यम से उसको सारे के सारे जो था प्रेस ट्रस्ट इंडिया, उसको एक निगम बना दिया गया और वहाँ पर नियुक्ति अलग अलग जो लोग थे उनकी नियुक्ति की गई थी। तो ये सारा का सारा था समाचार पत्रों का किस प्रकार से विकास हुआ, सरकार ने किस प्रकार से रेगुलेट किया, उसको सेंसरशिप की या फिर उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन स्वतंत्र भारत आने के बाद में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और समाचार पत्र प्रेस कमीशन के माध्यम से समाचार पत्रों को न केवल रेगुलेट किया बल्कि उनको बहुत अधिक मात्रा में स्वतंत्रता दे दी गई ताकि जो प्रेस है, प्रेस का विकास हो सके। और इसी का माध्यम ये था कि पहले प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता तक विचारों को, सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए, समस्याओं का विश्लेषण करने के संबंध में एक जो प्रोफेशनल तरीके से इसका विकास हुआ है। तो ये किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए जो प्रेस है वो चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो वहाँ के समाज को न केवल जागरूक बनता है बल्कि राज्य और सरकार को भी कल्याणकारी और लोगों के हितों की पूर्ति के रूप में मानता जाता है। धन्यवाद।